जय गुरुदेव। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 की परीक्षा जो 2019 में हुई थी, उनके कुल 10 प्रश्न हल किए थे और बहुत अच्छे तरीके से 10 प्रश्नों को हल करने में हम लोगों ने कम से कम 35 मिनट लगाया था, लेकिन उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से किया था। तो आज की हमारी क्लास उसके आगे के प्रश्न किया जाएगा हम लोग। और आज मैंने एक शायरी पढ़ी निज़ा फाज़ली की कि मुँह की बात सुने हर कोई, मुँह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाज़ारों में खामोशी पहचाने कौन। छोटी सी शायरी लेकिन बहुत कुछ बता रही है। इसके साथ अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कि राधा कृष्ण दास, ठीक, गोवध की समस्या का निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है। ठीक, कौन? राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है। गोवध का यहाँ क्या अर्थ है? गोवध मतलब गाय की हत्या की समस्या के निवारण हेतु उन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा। देखिए, हमारे सामने पहला विकल्प है निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो एक विकल्प तो यहाँ से तुरंत हट जा रहा है, क्योंकि दो विकल्प यहाँ से तुरंत हट जा रहा है, क्योंकि भूतनाथ, आपको ज्ञात होगा कि भूतनाथ किसका है उपन्यास। भूतनाथ शायद गोपाल राम गहमरी का है। ठीक, और ये जो आदर्श हिंदू है, इसे आप ध्यान दे दीजिएगा, मैं कमेंट में लिख दूंगा किसका है। आदर्श हिंदू मेहता लज्जाराम शर्मा का है। ठीक, और उसके बाद फिर हमारे एक विकल्प है इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? निस्सहाय हिंदू, इसका सही उत्तर होगा निस्सहाय हिंदू। हम आगे पढ़ते हैं कि इसकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। तो आगे कह रहे हैं कि व्याख्या में कि राधा कृष्ण दास, ठीक, कह रहे हैं क्या? राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में नामक एक उपन्यास गोवध निवारण की भावना से प्रेरित होकर लिखा था। इस उपन्यास में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है। ठीक, किसका चित्रण है? इसकी विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण, हिंदुओं की निस्सहायता। और किसकी धार्मिक कट्टरता का चित्रण है? मुसलमानों के धार्मिक कट्टरता का चित्रण है। किस उपन्यास में? तो निस्सहाय हिंदू में। ठीक, इसके अलावा राधा कृष्ण दास ने अनेक नाटकों की भी रचना की है। अच्छा, उन नाटकों में कौन कौन से हैं? तो पहला दुखनी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुखनी वाला नाटक परीक्षा में आ चुका है। पद्मावत, पद्मावत नाम का देखिए, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य है, लेकिन पद्मावत नाटक हमसे पूछ ले, ठीक है, तो पद्मावत नाटक किसका है? राधा कृष्ण दास का है। धर्मालाप, धर्मालाप ये महाराणा प्रताप, इसी का नाम था केसरी उर्फ केसरी। ठीक, तो ये भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है क्या? कह रहे हैं कि प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। ठीक है, उपन्यास से प्रश्न है और हमें यह ज्ञात है कि अगर उपन्यास की बात हो रही है तो प्रेमचंद के जितने उपन्यास हैं हमें तैयार होने चाहिए, क्योंकि उपन्यास के केंद्र में कौन है? अगर उपन्यास को हम देखते हैं 3 भागों में बांटा गया है, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद उत्तर। ठीक, कुछ लोग समकालीन उपन्यास भी बताते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। तो प्रेमचंद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए इनका कालक्रम पूछ रहा है। पहले विकल्प में दे रहा है सेवासदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान। ठीक, दूसरे विकल्प में दे रहा है प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवासदन, गोदान। तीसरा विकल्प है सेवासदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान। चौथा विकल्प है निर्मला, सेवासदन, प्रेमाश्रम, गोदान। ठीक, तो देखिए गोदान, देखिए चारों विकल्प में गोदान सबसे अंतिम में दे रहा है और ये सही भी है। कहीं कहीं 35 मिलता है, कहीं कहीं 36 मिलता है। ठीक, गोदान का प्रकाशन वर्ष। ठीक, अब देखिए गोदान तो हमें मिल गया ये चारों विकल्प में। अब हमें अपना सारा दिमाग कहाँ लगाना है कि कौन कब था। तो देखिए
अगर हम सेवा सदन की बात करें तो 1918 ईस्वी में, ठीक है। इसका उर्दू रूप भी आप जान लीजिए किस नाम से, बाज़ार हुस्न। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बाज़ार हुस्न नाम से इसका उर्दू रूप आया है, ठीक, बाज़ार हुस्न नाम से। वेश्यावृत्ति की समस्या पे लिखा गया है, इसकी विषय वस्तु हो गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि प्रेमाश्रम 1925 में है। प्रेमाश्रम कब है? 1922 में है, माफ़ करिएगा। प्रेमाश्रम कब है? 1922 में है। 1922 में है। प्रेमाश्रम कब है? 1922 में है। रंगभूमि है 1924 में, यहाँ 25 दिया हुआ है। रंगभूमि है 1924 में। तो प्रेमाश्रम का अगर हमसे पूछ ले रचना काल, तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1922, ठीक। निर्मला 1927 में है, ठीक है। निर्मला 1927 में है। और गोदान कब है? गोदान गोदान का 1935 में मिलता है और 1936 में मिलता है, ठीक है। अब देखिए, दहेज एवं अनमेल विवाह पे ये लिखा गया, दहेज एवं अनमेल विवाह पे लिखा गया। कौन सा उपन्यास? ठीक है, निर्मला लिखा गया। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम का उर्दू रूप क्या था? जलवे इसार, नहीं, गोसे आफिमत, गोसे आफिमत करके इसका उर्दू रूप था। वरदान का जो है उसका उर्दू रूप है जलवे इसार, ठीक। आइए अब हम इसकी व्याख्या को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, इनके उपन्यास सब महत्वपूर्ण हैं और इसके साथ साथ आप ये जानिए कि इसकी विषय वस्तु जितनी इनके उपन्यास हैं वो भी इतना महत्वपूर्ण है। तो हम लोग पहले यहाँ सन देखते हैं कि 1918 में कौन सा इनका उपन्यास था? सेवा सदन था, इसका उर्दू रूप है बाज़ारे हुस्न। सेवा सदन 1918 में। वरदान इनका 1925 में। जलवे वरदान का क्या? जलवे इसार करके था। प्रेमाश्रम गोश में आफिमत, ठीक, 1922 में। रंगभूमि की बात करें तो रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से 1925 में। कायाकल्प, ठीक, कायाकल्प 1926 में। निर्मला 1927 में। प्रतिज्ञा 1929 में। गबन का उर्दू रूप क्या था? किसना, ठीक, ये 1931 में। कर्मभूमि 1932 में, ठीक है। कर्मभूमि 1932 में। गोदान, किसान जीवन का महाकाव्य इसको कहा गया, ठीक। ये कब था? 1936 में था, ठीक। अब देखिए, ये सब हम लोगों ने हल कर लिया। अब हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? ठीक है, क्या कह रहे हैं? इतिहास इस बात का गवाह है। इतिहास किस बात का गवाह है? कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं, ठीक है। जो महिमामयी शक्ति है उसकी उपेक्षा करने वाले, उसको नेग्लेक्ट करने वाले जो साम्राज्य थे वो नष्ट हो गए हैं। ये ऐसा क्या है? इतिहास गवाह है। अब देखिए, कह रहे हैं कि उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है, ठीक। तो हमारे सामने पहला विकल्प है गोदान, दिव्या, आपका बंटी, बाल भट्ट की आत्मकथा, ठीक, बाण भट्ट की आत्मकथा। देखिए, सबसे पहले ये जाना जाए कि गोदान किसका उपन्यास है। चारों विकल्प पर विचार करते हैं। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। आपका बंटी मनु भंडारी का है। दिव्या यशपाल जी का ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक। बाण भट्ट की आत्मकथा, यह भी ऐतिहासिक उपन्यास किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पे इतिहास की बात की गई है, ठीक, गोदान में ऐसा कुछ बात किया नहीं गया, आपके बंटी में ऐसी कोई बात की नहीं गई, ठीक है। दिव्या दिव्या और बाण भट्ट की आत्मकथा में हमें दिमाग लगाना है। लेकिन इसका सही उत्तर क्या निकल के आता है हमारे सामने कि उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, द्वारा रचित उपन्यास क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 से ली गई है, ठीक। थोड़ा सा भी अगर हम शांत मन से इस प्रश्न को हल करते हैं तो ये प्रश्न का आराम से हम लोगों के सामने हल हो जाता है, ठीक। अब देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार थे,
ठीक है। इनका ऐतिहासिक साहित्य इतिहास ग्रंथ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इनके जीवन से संबंधित जितनी जीवनियाँ लिखी गई, ठीक, वह भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे ब्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही केंद्र में लिखा है, ठीक। तो ये हमारे लिए लेखक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम बात करते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन कौन से उपन्यास हैं, और उनके सन को भी क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि इनके उपन्यास ज़्यादा हैं नहीं, 4 उपन्यास हैं, और परीक्षा में प्रश्न देखने को ही मिलते हैं, ठीक। देखिए चारूचंद लेख, अगर हम चारूचंद लेख की बात करें तो चारूचंद लेख सबसे पहले तो उनका 1946 में बाणभट्ट की आत्मकथा आ गया, ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा। फिर इनका जो है चारूचंद लेख 1963 में, फिर 10 वर्ष बाद इन्होंने पुनर्नवा लिखा, ठीक है। 1973 में अनाम दास का पोथा 1976 में। हमें ध्यान क्या देना है, हमें पहले तो इनका पहला उपन्यास कौन सा है, तो देखिए पहला उपन्यास इनका है बाणभट्ट की आत्मकथा, जो है कब 1946 ईस्वी में है। फिर इनका उपन्यास कौन सा है, चारूचंद लेख, ठीक है। पहले बाणभट्ट की आत्मकथा है, फिर कौन है, चारूचंद लेख है, फिर क्या है, फिर इनका पुनर्नवा है, और फिर इसके बाद इनका उपन्यास कौन सा है, अनाम दास का पोथा। तो बचपू करके अगर हम ध्यान दे लें, ठीक है, याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल, जितना हम अपने आप को समझा के चीज़ों को ध्यान में लाएंगे उतना ही अच्छा होगा परीक्षा के प्रेशर में, क्योंकि अब पता चले कि क्रम से आ गया, अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि पुनर्नवा पहले है, चारूचंद लेख पहले है, ठीक। तो हमारे जो ऐसे छोटे छोटे जो शस्त्र होते हैं, ठीक है, जिनको हम युद्ध भूमि में जाने से पहले धार दे के तैयार करते हैं, ये शस्त्र उसी समय काम आते हैं, ठीक। तो बचपू करके एक ट्रिक मैं बनाता हूँ इनके उपन्यासों के क्रम का, और आप अगर गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो परीक्षा में आप सीधे इस प्रश्नों को आराम से हल कर लेंगे। तो बचपू का क्या अर्थ है, इस पे भी बात करते हैं। तो बचपू का मतलब क्या है, तो बचपू का मतलब ये है कि बाणभट्ट की आत्मकथा हो गया, ठीक है, फिर से चारूचंद लेख हो गया, ठीक। फिर पुनर्नवा इनका तीसरा उपन्यास है, कब आया, ठीक है, 1973 में आया। आ से हो गया इनका अनामदास पोथा। अरे सन, यदि आपको सन भी नहीं याद हो रहा है, ठीक है, और बचपू करके अगर परीक्षा में आ गया क्रम से लगाने को तो भी आप लगा लेंगे, ठीक। अब देखिए इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन से हैं, ठीक, तो उस पे बात करते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे लिए। और इनका जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, उससे प्रश्न हमारे जो आदिकाल में इनके कई कथन, ठीक है, बनते ही बनते हैं। तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इतिहास, साहित्य इतिहास का यह ग्रंथ है। तो देखते हैं कि सबसे पहले इनकी रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका उन्होंने 1940 में लिखा, ठीक। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यह भी 1952 है, गलती से 53 छप गया है, यह भी 1952 ईस्वी में है। तो इनके जो मात्र तीन साहित्य इतिहास ग्रंथ थे, ठीक, साहित्य इतिहास परंपरा से जुड़े हुए मात्र इनके 3 इतिहास ग्रंथ थे, ठीक है। वो कौन कौन से, पहला हमारे सामने आता है हिंदी साहित्य की भूमिका। हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि जब हम किसी उपन्यास को पढ़ते हैं या ऐतिहासिक ग्रंथ लिखते हैं तो क्या होता है, पहले जो है उसकी भूमिका होती है, तो भूमिका पहले इनकी हो गई, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि आदिकाल, ठीक है, अगर हम ध्यान दें भूमिका, फिर आदिकाल आएगा, फिर उसका क्या है, उद्भव और विकास, ठीक, उद्भव और विकास। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं। इनके निबंध संग्रह को देखते हैं, तो इनका निबंध कौन सा है, अशोक के फूल है 48 में, ठीक है। कल्पलता, कल्पलता जो इनका कुटज निबंध है, कुटज, ठीक है, वो कल्पलता में ही, नहीं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, माफ़ करिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो कल्पलता में ही संग्रहित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक, नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो कल्पलता में ही संग्रहित है। अब देखिए विचार और विवेक, ठीक, विचार और विवेक, देखिए विचार से जुड़े हुए इनके 2 निबंध, कौन कौन से, विचार से जुड़े हुए इनके 2 निबंध कौन कौन से,
पहला तो हो गया आपका विचार और, ये शायद विचार और वितर्क होगा, जहाँ तक मुझे ध्यान हो रहा है विचार और वितर्क होगा, ठीक। और विचार प्रवाह कुटज 1964, बहुत महत्वपूर्ण इनकी यह निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, और उसके बाद देखिए आलोक पर्व 1972, इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आप ये जान लीजिए, अगर निबंध है, इनको साहित्य अकादमी निबंध पे मिला है, तो इनके सारे निबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन हमें आलोक पर्व को कभी नहीं भूलना है कि आलोक पर्व किसका निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये तो हमें भूलना ही नहीं, ठीक है। इस पे इन्हें साहित्य अकादमी मिला। आइए अब हम 14वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए, यह भी देखिए उपन्यास से ही प्रश्न, नाटक से, ठीक है। और अत्यंत महत्वपूर्ण, कह रहे हैं कि पहला जो है, इनका सही कालक्रम बताइए, इनका सही कालक्रम बताइए, ठीक। पहले कह रहे हैं कि विचित्र विवाह, पहला ऑप्शन है विचित्र विवाह, पर्दा, चुंबन, समाज सेवक। विचित्र, ठीक है, पहले ऑप्शन। तो हम पहले ये जाने कि ये नाटक किनके किनके हैं, ठीक। हमारे लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये नाटक किनके किनके हैं। तो विचित्र विवाह किसका है, हमें याद है कि विचित्र विवाह बलदेव प्रसाद मिश्र का है। किसका है, बलदेव जी का है। बलदेव जी का हो गया विचित्र विवाह, ठीक। पर्दा किसका है, पर्दा महावीर बेनु वंश का है। पर्दा किसका है, महावीर बेनु वंश का है, ठीक। अचर्चित है लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे, बेनु वंश का है, ठीक। चुंबन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुंबन पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। और इसमें जो कहानी है, मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने पढ़ा था कि चुंबन में कहानी ये है कि एक लकड़हारा रहता है, तो उसको कर्ज में फंसाकर एक व्यवसायी जो है उसकी स्त्री को, ठीक है, अब उसकी स्त्री को अपना बना लेता है। फिर ये लकड़हारा राम का भक्त होता है और वह स्त्री किसी और से प्रेम करती है, तो राजा के सारे, उस व्यापारी के सारे धन उस व्यक्ति को दे देता है। ये राम का भक्त होता है और इसे 5,000 रुपये गिरे मिलते हैं। तो रामचंद्र तिवारी में हमने पढ़ा था कि चुंबन की जो विषय वस्तु है यह मतलब ऐसी ही है। और फिर देखिए समाज सेवक करके एक है, तो समाज सेवक किसका है, समाज सेवक कौन था, अरविंद भारद्वाज थे, ठीक है। अरविंद भारद्वाज, अरविंद भारद्वाज, ठीक है। हमें पहले ये ध्यान रखना है कि आगे ये हमसे ना गलत हो, अगर कहीं पूछ ले विचित्र विवाह किसका नाटक है, या हमसे पर्दा की बात करते, हमसे चुंबन की बात करते, हमसे समाज सेवक की बात करते, तो किसका है ये तो क्लियर है। पुनः रिवीजन करते हैं कि विचित्र विवाह बलदेव, विचित्र विवाह किसका है, बलदेव जी का है। किसका है, बलदेव जी का है, ठीक। पर्दा किसका है, पर्दा है महावीर बेनु वंश का है, महावीर बेनु वंश का है, ठीक। चुंबन किसका है, चुंबन उग्र जी का है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। समाज सेवक किसका है, समाज सेवक अरविंद भारद्वाज का, किसका है, अरविंद भारद्वाज का है, ठीक। इतना क्लियर हो। अब देखिए विचित्र विवाह 1932 ईस्वी में इसके नाटककार थे बलदेव प्रसाद मिश्र। समाज सेवक, समाज सेवक कौन है, अरविंद भारद्वाज हैं, 1933 ईस्वी में। पर्दा, पर्दा 1936 में बेनु वंश ने, ठीक है। चुंबन किसका, ये महत्वपूर्ण है, चुंबन 1937 ईस्वी में पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, ठीक। तो फिर से हम ध्यान कर लेते हैं, आइए हम आँख बंद करके इसको ध्यान करते हैं कि विचित्र विवाह किसका है, विचित्र विवाह बलदेव प्रसाद मिश्र का है, ठीक है। समाज सेवक किसका है, समाज सेवक कौन है, अरविंद भारद्वाज, ठीक। पर्दा किसका है, तो पर्दा है बेनु वंश का, ठीक। चुंबन किसका है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चुंबन ना गलत हो। और 3 तो अचर्षित हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र जी वाला भी जो है, ठीक है। अब देखिए नाटक से प्रश्न हमारे सामने फिर आया है, फिर से हम नाटक के प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहे हैं क्या, प्रश्न है कि जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा, ठीक, जैसे को तैसा नाटककार के
नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। पहला विकल्प है हमसे गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु जी, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं 2016 के पेपर में एक ऑप्शन बना दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, और जब इनमें से कोई नहीं प्रश्न विकल्प में बनता है तो वो प्रश्न अपने आप में कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि विकल्प में दे ही ना, आपको नहीं ध्यान है तो तुक्का के चांस भी कम होते हैं। तो ठीक है, तो जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार हमसे पूछ रहे हैं, तो जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल राम गहमरी हैं। ठीक, गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक, गहमरी हमारे लिए किस किस लिए महत्वपूर्ण है? गहमरी जो है, इनके जो उपन्यास जासूसी उपन्यास है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, गहमरी पे एक विद्वान थे आर्थर कानन डायल का प्रभाव भी था। ठीक है, तो इन्हें हिंदी का आर्थर कानन डायल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थर कानन डायल। ठीक है, तो यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कभी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये उपनाम से प्रश्न हो गया तो आ सकता है, क्योंकि ये उपन्यास इनके अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए हम आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि सन 1900 ईस्वी में जासूस नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ठीक, जासूस नामक मासिक पत्रिका किसका है? तो वह किसका है? गोपाल राम गहमरी का है, क्योंकि जासूसी उपन्यास के। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि अद्भुत लाश क्या है? अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर 1893, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटीलाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जमुना का खून, डबल जासूस। ठीक, एक डबल बीबी करके इनका उपन्यास है, शायद वो सामाजिक की श्रेणी में आएगा। मायाविनी, चक्करदार चोरी, असिस्टेंट प्रोफेसर 21 में शायद आया था, जो 21 में परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आया था चक्करदार चोरी। जासूस की मूल, भयंकर चोरी। ठीक है, क्या? भयंकर चोरी, भयंकर चोरी, अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, खूनी का भेद, भोजपुर की ठगी, गुप्त भेद। ठीक है, जासूस की अयारी। लगभग इनके कितने उपन्यास हैं? ये देखिए, इनके लगभग 200 जासूसी उपन्यास हैं। ठीक, अब देखिए हमारा प्रश्न अगला पुनः नाटक से, और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए ये प्रसादोत्तर नाटक से प्रश्न है। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं क्या कि निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक हैं। ठीक, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक हैं। ठीक, मतलब प्रश्न के डिमांड को समझिए। आप केवल ये रट लेते हैं कि कौन किसका नाटक है, आपको यह समझ नहीं विकसित है कि प्रसाद युग के कौन नाटक हैं, प्रसाद पूर्व युग के कौन नाटक हैं और प्रसादोत्तर के हैं, तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। आपको लेखकों को डिवाइड भी करना होगा कि कौन प्रसादोत्तर में आते हैं और कौन प्रसाद युगीन है। ठीक, ये अलग विषय है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं किसकी रचना है। ठीक है, मतलब प्रश्न का डिमांड देखिए कितना, ये प्रश्न अपने आप में कठिन है और पढ़ने वालों के लिए कितना आसान भी है। ठीक, ये प्रश्न आपको लीड दिलवा देगा परीक्षा में। ठीक, क्या कह रहे हैं? प्रश्न का डिमांड हमने देख लिया कि प्रसादोत्तर नाटक हमसे पूछ रहे हैं। तो पहला दे रहे हैं विकल्प में तीसरा हाथी। ठीक है, हाथी रमेश बख्शी का है। तीसरा हाथी रमेश बख्शी का है। इसको मैं ऐसे याद किया था पक्षी से, हालांकि हाथी पक्षी नहीं है, एक जीव जंतु है, लेकिन फिर भी मैंने इसको याद करने के लिए तीसरा हाथी मैंने याद किया था कि रमेश बख्शी। ठीक है, बिन बाती के दीप किसका है? शंकर शेष का है। शंकर शेष का है। शंकर शेष जी का है। सेतुबंध किसका है? तो सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक। अगर इनमें देखें तो सबसे महत्वपूर्ण, देखिए तीनों लोग महत्वपूर्ण हैं इसमें, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी के जो नाटक हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके प्रमुख नाटकों में
सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ठीक है। एक दूनी एक, एक दूनी दो, ठीक। और अभी मुझे इतना ही ध्यान आ रहा है। तो ये सारे नाटक जो है सुरेंद्र वर्मा जी के हैं। 8वां सर्ग, हाँ 8वां सर्ग जो इनका नाटक है वो भी महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लोग ये याद कर लेते हैं कि कौन किसकी रचना है, और फिर हम ये देखते हैं कि ये प्रसादोत्तर हैं कि नहीं है, ठीक। तो तीसरा हाथी हम देखते हैं किसकी रचना है, 1975 ईस्वी में है, रमेश बख्शी की है, ठीक। बिन बाती के दीप किसका है, शंकर शेष का है। बिन बाती के दीप, बिन बाती के दीप किसका है, शंकर शेष का है। सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा का है। आप रेखा चित्र में जाएंगे या संस्मरण में तो बनारसी बनारसी दास चतुर्वेदी का शायद सेतुबंध करके है, ध्यान नहीं आ रहा है तो गलत नहीं याद करिएगा। सेतुबंध ये जाने कि नाटक किसका है, सुरेंद्र वर्मा का है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण मैं इसको बताता हूँ। जैसे देखिए अर्धनारीश पूछ रहे हैं कि प्रसिद्ध निबंध क्या, प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर, ठीक। प्रसिद्ध निबंध क्या, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक पूछ रहे हैं, तो आपको एक बात जानना है कि निबंध किसका है। ये इस नाम से दो रचना हुई, एक तो निबंध की हुई, ठीक है, और एक उपन्यास की हुई, ठीक है। उपन्यास, उपन्यास की रचना हुई। तो निबंध किसका है और उपन्यास किसका है, इसको हम क्लियर करते हैं। तो देखिए निबंध तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक। निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी का है। उपन्यास किसका है, विष्णु प्रभाकर का है, और इस पे साहित्य अकादमी भी मिला है। किसको, विष्णु प्रभाकर जी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी विष्णु प्रभाकर जी को मिला है। तो मिलती जुलती रचना, पहले तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पुरस्कृत रचना, इसके महत्व को और बढ़ा देता है। विकल्प पढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। हालांकि प्रश्न तो हमने पहले हल करवा दिया कि रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरणगुप्त, ये वर्तनी में भी प्रश्न आता है। जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। देखिए फिर वही विकल्प, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब जिसे नहीं क्लियर होगा कि अर्धनारीश्वर निबंध दिनकर का है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास दिनकर का है कि अर्धनारीश्वर निबंध विष्णु प्रभाकर का है, तो हमें ध्यान रखना है कि दिनकर जी का क्या है, निबंध है। निबंध है दिनकर जी का, ठीक। और देखिए दिनकर में न लीजिए और अर्धनारीश्वर में न आ रहा है, उससे निबंध जोड़िए, ऐसे न जोड़िए, क्योंकि विष्णु प्रभाकर में तो ऐसा न आ नहीं रहा है। तो इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसे बनाइए त्रिभुज, ठीक है, और उसको कर लीजिए याद। कैसे याद करना है हमें कि किनका निबंध है, ये न लेंगे, निबंध से मिलाएंगे और फिर नारीश्वर के इसको, ये हो गया निबंध किसका, रामधारी सिंह दिनकर जी का। उपन्यास किसका हो गया, विष्णु प्रभाकर जी का हो गया। अब आइए हम पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के महत्वपूर्ण निबंध, ठीक। महत्वपूर्ण निबंध इनका है कि मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, ठीक, 1946 ईस्वी में। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में, ठीक है। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में। रेती के फूल नामक निबंध किसने लिखा, रेती के फूल नामक निबंध किसका है, तो रेती के फूल नामक निबंध किसका है, दिनकर जी का है, ठीक, दिनकर जी का है। हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, ये महत्वपूर्ण, उजली आग 1956 ईस्वी में किसका निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता भी इनका एक निबंध है। क्या है, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, देखिए। अच्छा, दिनकर जी के उपनाम से भी प्रश्न बनता है, ठीक। दिनकर जी को क्या कहा जाता है, अधैर्य का कवि कहा जाता है, अधैर्य का कवि कहा जाता है, अधैर्य का कवि। तो इसे आप याद करते चलेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। आज बस हम इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ में। इसके आगे के लेक्चर में हम शेष प्रश्नों को करेंगे, कम ही प्रश्नों को करेंगे लेकिन अच्छे ढंग से करेंगे। धन्यवाद, जय गुरुदेव।